हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग को। जो स्पोर्ट ट्रेनिंग है वो दो वर्ड से मिलके बनी है आपकी, स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग। मीन्स ये आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रिपेयर करते हैं। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, आपको किसी चीज़ के लिए रेडी करना। तो स्पोर्ट ट्रेनिंग क्या होगी, आपको स्पोर्ट्स के लिए रेडी करना। तो मीनिंग क्या होता है आपका स्पोर्ट ट्रेनिंग का? स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट पर्सन। मीन्स ये एक बेसिक फॉर्म होती है किसी भी स्पोर्ट पर्सन की प्रिपरेशन कराने के लिए। ये आपकी हाईएस्ट परफॉर्मेंस जो कैपेसिटी होती है उसे आपकी अचीव कराती है। या आप ये भी कह सकते हो जो स्पोर्ट ट्रेनिंग है वो प्लानिंग और साइंस प्रोसेस होती है जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है और मैक्सिमम लेवल तक ले जाती है। जो आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग के, वो होते हैं इम्प्रूव करते हैं आपकी फिजिकल फिटनेस को। मीन्स आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेंगे, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे, आपकी स्पीड को, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को इम्प्रूव करके, इन्हांस करके ये आपका जो परफॉर्मेंस होती है उसे आपकी बेटर करते हैं। इम्प्रूव करते हैं आपकी स्किल को। मीन्स जो आपकी टेक्निक होती है या आपकी स्किल होती है उसे इम्प्रूव करते हैं, और जो आपकी टेक्निक में प्रॉब्लम होती है उसे ये दूर करने की कोशिश करते हैं। इंक्रीज होती है आपकी परफॉर्मेंस। जब आपकी टेक्निक इम्प्रूव होती है, आपकी स्किल इम्प्रूव होती है, तो इससे आपकी जो रिजल्ट आते हैं वो बेटर आते हैं, और आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो आपकी मैक्सिमम लेवल तक जाने लगती है। आपकी इंजरी से दूर करते हैं, आपकी मसल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं, और जो आपको इंजरी से का जो रिस्क होता है उसे कम से कम करने की ये कोशिश करते हैं, और आपको प्रिपेयर करते हैं किसी भी कंपटीशन के लिए। आपको साइकोलॉजिकल, आपको फिजियोलॉजिकल, ये आपकी बॉडी को और आपके ब्रेन को ट्रेंड करते हैं। किसी भी स्पोर्ट ट्रेनिंग में आपको स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर कराया जाता है। अब इसके बाद आपका जो आता है इसमें नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड डेवलपमेंट। किसी के भी स्किल को, टेक्निक को, उसकी स्ट्रेंथ को, और आप उसके स्पीड, इन सभी को चेक कर कर उसे ये देखते हो कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल के बेसिस पर आप उसके टैलेंट को सर्च करते हो और उसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। जैसे आप उसे स्किल को चेक करते हो, साइकोलॉजिकल एबिलिटी चेक करते हो, और उसके बाद उसे एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन बनने के लिए आप उसकी हेल्प करते हो। टैलेंट डेवलपमेंट, आप किसी के अंदर टैलेंट कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो। मीन्स कोई भी स्पोर्ट पर्सन यदि इस रनिंग में अच्छा है तो आप ये चेक करोगे, सबसे पहले आप टैलेंट को आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये रनिंग में अच्छा है, या ये जंप में अच्छा है, या इसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, या इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। उसे चेक करने के बाद जब ये चीज़ें आप सर्च कर लेते हो तो उसके बाद आप उसे बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हो, बेटर कोच प्रोवाइड करते हो, जिससे कि वो एक बेटर प्लेयर बन सके और आपको मेडल ज़्यादा से ज़्यादा लाके दे सके। इसके बाद आता है आपका ट्रेनिंग साइकिल। जो आपका ट्रेनिंग साइकिल होता है ये किसी भी स्पोर्ट पर्सन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आपको कोई भी स्पोर्ट पर्सन रेडी करना है तो उसके लिए आपको स्पोर्ट साइकिल जो चलाना होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे कि वो जो उस पर लोड पड़ने वाला है ट्रेनिंग का वो बैलेंस फॉर्म में पड़े। ये ना हो कि कहीं ज़्यादा हो गया या कहीं कम हो गया। तो इन चीज़ों को देखते हुए उसे क्या किया जाता है बेटा, एक ट्रेनिंग साइकिल से गुजरना होता है, जो आपका इस तरह से होता है। आपका इसमें मीजो साइकिल होता है, माइक्रो साइकिल होता है, और आपका मैक्रो साइकिल होता है। जो आपके ये साइकिल होते हैं बेटा, ट्रेनिंग साइकिल जो होता है वो लोड को बैलेंस करने के लिए होता है। जो एथलीट्स पर जो ट्रेनिंग का लोड होता है वो ज़्यादा ना पड़े, इसलिए वो क्या करता है, उसे कैटेगरी में डिवाइड कर देता है। जब किसी भी एथलीट्स का स्टार्टिंग फेज होता है तो उस पर कम लोड डाला जाता है, और वो जब मीडियम फेज में होता है तो उस पर थोड़ा मीडियम लोड, या उसका कंपटीशन आसपास होता है तो उस टाइम पर उस पर ज़्यादा लोड डाला जाता है। तो इसी बेसिस पर ट्रेनिंग साइकिल जो होता है उसे 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। आपको मीजो साइकिल, आपका माइक्रो और मैक्रो साइकिल,
इसमें जो माइक्रो साइकिल है वो सेशन वाइज भी आपका डिवाइड किया जाता है, जैसे आप डे वाइज आप कह सकते हो। इसमें जो माइक्रो साइकिल है वो 3 से 10 दिन आपका चलता है, 3 से 10 दिन आपका माइक्रो साइकिल चलता है। लेकिन इसे आप सेक्शन वाइज डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे आप एक दिन के लिए कोई प्लानिंग कर सकते हो, या आप घंटे वाइज प्लानिंग कर सकते हो, या आप दिन में 4 घंटे या 5 घंटे के लिए अलग अलग सेक्शन बना के ट्रेनिंग करा सकते हो। जो आपका मीज़ो होता है, मीज़ो ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी वीक के लिए होती है। ये आपकी 2 से आपके 6 वीक के लिए आपकी ट्रेनिंग चलती है, जिसमें आप जो ट्रेनिंग करते हो इसमें आप मीडियम ट्रेनिंग कंटिन्यू फॉर्म में रखते हो। इसके बाद आपकी आती है मैक्रो। जो मैक्रो ट्रेनिंग होती है वो आपकी ईयरली प्लानर होता है, या आपकी 6 मंथ या ईयरली प्लानर होता है। ये आपका उस टाइम पे कराई जाती है जिस टाइम पर आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है और आप एक अच्छे एथलीट्स बन चुके होते हो। तो इसके बाद इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। जो स्पोर्ट ट्रेनिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या क्या होता है। पहला प्रिंसिपल जो इसमें होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मीन्स आपको कोई भी ट्रेनिंग यदि कराई जा रही है तो वो आपको एक कंटिन्यू फॉर्म में रखनी है, उसे स्किप नहीं करना है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। मीन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोड को इंक्रीज करना है। लोड को इंक्रीज करने के 2 मेथड होते हैं, एक लाइन मेथड होता है और दूसरा आपका जो मेथड होता है वो स्टेप मेथड होता है। लाइन मेथड जो होता है उसमें आपका जो लोड होता है वो एक रेगुलर वे में इंक्रीज करते रहते हो आप। मीन्स डेली थोड़ा 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 आप इंक्रीज करते रहते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है, एक स्टेप पे जाके ये क्या करता है, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्टेप मेथड। स्टेप मेथड में क्या होता है, आप लोड को इंक्रीज करते हो, एक वीक तक उसी लोड को मेंटेन करते हो, उसके बाद अगले वीक आप थोड़ा लोड बढ़ाते हो, उसे मेंटेन करते हो, अगले वीक फिर थोड़ा लोड बढ़ाते हो, उसे मेंटेन करते हो। ये आपका होता है स्टेप मेथड। तो इनमें से जो सबसे अच्छा और बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है आपका स्टेप मेथड। इसके बाद आता है आपको सिस्टमेटिक ट्रेनिंग करनी चाहिए। इसके बाद इंडिविजुअल मेथड होता है कि भाई जो सबकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है वो सेम नहीं होती, इसलिए क्या होता है कि सबको इंडिविजुअल ट्रेनिंग करानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यदि 2 बच्चे हमारे पास स्विमिंग के लिए आए तो दोनों का जो वेट है वो डिफरेंट है। मीन्स एक का जो वेट है वो 100 kg का है और दूसरे का वेट जो है वो आपका 50 kg का है। दोनों का मीन्स एक ओबे पर्सन है, एक ओबेसिटी ज़्यादा है, मोटा ताज़ा है, और दूसरा क्या है, हल्का है। मीन्स उसका वेट जो वेट है वो कम है। मीन्स उसकी जो बॉडी में फैट परसेंटेज है वो कम है और दूसरे की बॉडी में फैट परसेंटेज है वो ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि हम दोनों की जो ट्रेनिंग कराएंगे वो डिफरेंट कराएंगे, ना कि सेम कराएंगे। दोनों की जो प्रैक्टिस होगी वो डिफरेंट कंडीशन में होगी, ना कि आपकी सेम कंडीशन में होगी। मीन्स इंडिविजुअल की जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है, ना कि सेम होती है। क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो कंडीशन होती है, हमारी स्ट्रेंथ अलग होती है, हमारी स्पीड अलग होती है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट भी होगी वो क्या होगी, हमारी अलग होगी। इसके बाद आता है एक्टिव पार्टिसिपेंट। मीन जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमें एक्टिव रहना है, कोच को भी एक्टिव रहना है और जो उसमें पार्टिसिपेंट प्लेयर है उन्हें भी एक्टिव परफॉर्मेंस देनी है। इसके बाद आपका आता है जर्नल स्पेसिफिक ट्रेनिंग। आपको जर्नल ट्रेनिंग भी करानी है, जो जर्नल बेसिक रूल्स होते हैं वो भी बताने, और जो आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है उसमें भी आपको हेल्प प्रोवाइड कराएंगे आपके कोच। इंश्योर रिजल्ट, और आपको टाइम पर क्या है, अपना रिजल्ट भी चेक करते रहना है। और आपको एडेप्टेशन में आपकी है उन्हें रेस्ट, डाइट और ट्रेनिंग, ये तीनों मिलके ही आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएंगे। मीन्स आपके लिए रेस्ट भी ज़रूरी है,
आपके लिए डाइट भी ज़रूरी है और आपके लिए ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें मिलकर आपको क्या करती है, इम्प्रूव करती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें आता है ट्रेनिंग लोड। जो ट्रेनिंग लोड होता है आपका, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। जो एक्सटर्नल लोड होता है वो आपको दिखाई देता है, मीन्स विजुअल होता है। इसमें वर्किंग आप पर वर्किंग लोड हो सकता है। ये जो होता है ये फिजिकली होता है, मीन्स आपको ये शो होगा कि आप पर लोड है, मीन्स आप 10 केजी वेट उठा रहे हो या 20 केजी वेट उठा रहे हो, तो ये आप पर एक्सटर्नल लोड होता है। इंटरनल लोड जो होगा वो आप पर विजुअल नहीं होता, मीन्स आप पर जैसे कंपटीशन का प्रेशर आ जाता है या कोई फैमिली प्रेशर होता है, ये आपका इंटरनल लोड होता है। तो इन दोनों को मेंटेन कर ही हमें क्या करना होता है, स्पोर्ट पर्सन को ट्रेन करना होता है। ट्रेनिंग कंपोनेंट्स, जो ट्रेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आपकी स्ट्रेंथ होती है, स्पीड होती है, एंडोरेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ जो होती है उसमें आपका ये आपके रेजिस्टेंस को कम करने का वर्क करती है, या आपके जो मसल्स का रेजिस्टेंस होता है उसे कम करने में की एक एबिलिटी होती है जो आपकी स्ट्रेंथ कहलाती है। जो स्ट्रेंथ होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है डायनेमिक और दूसरी आपकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपकी होती है स्टैटिक्स। डायनेमिक में जो हमारे मूवमेंट होंगे वो विजुअल होंगे, लेकिन जो आपके स्टैटिक्स स्ट्रेंथ होगी उसमें जो हमारे मूवमेंट होंगे वो विजुअल नहीं होंगे। मीन्स हम कोई वेट उठा रहे हैं और उसे उठा के डंबल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे मूवमेंट है वो विजुअल होंगे। लेकिन यदि हम किसी दीवार को धकेल रहे हैं और धकेलते समय हमारी बॉडी किसी मूवमेंट में नहीं है, हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन हमारी जो मसल्स में कोई भी विजुअल मूवमेंट नहीं है, तो वो क्या होगी, स्टैटिक्स स्ट्रेंथ। जो डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है वो आपकी डी लाम्स ने 1957 में इसे डिस्कवर किया था। उन्होंने इसे 3 टाइप में डिस्कवर किया था। एक किया था आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरी होती है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और तीसरी जो आपकी होती है वो होती है एंडोरेंस स्ट्रेंथ। जो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है इसमें आप मैक्सिमम पावर को लगाते हो, मीन्स अपनी मैक्सिमम पावर से वेट उठाना, ये आपकी मैक्सिमम हो सकती है कि भाई मैं 100 केजी वेट उठा सकता हूँ या 200 केजी वेट मैं उठा सकता हूँ। तो वो आपकी एक मैक्सिमम लेवल है कि आप 10 के डंबल से एक्सरसाइज कर सकते हो या 20 के डंबल से ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकते हो, तो वो आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहती है। ठीक है, इसके बाद इसमें वेट लिफ्टिंग वगैरह इसके एग्जाम्पल है कि भाई आप कितना वेट लिफ्ट कर सकते हो। इसके बाद आपका आता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। इसमें आपको स्पीड के साथ स्ट्रेंथ चाहिए, मीन्स आप फुटबॉल में किक करते हो तो आप यदि फुटबॉल में स्पीड के साथ ताकत लगाते हो तो वो ज़्यादा दूर तक जाती है। मीन्स आपको ताकत तो लगानी है लेकिन स्पीड के साथ लगानी है। आप शॉट लगाते हो तो आप स्ट्रेंथ भी लगा रहे हो और उसे स्पीड के साथ भी लगा रहे हो, तो वो क्या होती है आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। जो आपकी यूज होती है आपकी क्रिकेट में, जो आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है वो यूज होती है आपकी क्रिकेट में, और जो आपको मेजर की जाती है ये की जाती है पोलोमीट रिस्ट से, ये मेजर की जाती है आपके मापने के लिए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का यूज किया जाता है। और ये आपका जोरी ने बनाया था, YORI, जोरी ने इसे डिस्कवर किया था। अब इसके बाद आपका आता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस जो होती है वो आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है स्टैटिक्स और दूसरी होती है आपका डायनेमिक। मीन्स आप कोई भी वर्क करते हो मैक्सिमम लेवल तक करते हो स्ट्रेंथ के साथ करते। आप कोई वेट को उठा के खड़े हो और उसे फिर रख रहे हो, फिर उठा के खड़े हो, तो ये आपके स्टैटिक्स हो जाते हैं जिसमें आप 10 से 20 रैप इसमें 10 से 20 सेकंड तक ये करते हो। मीन्स आपने वेट उठाया 10 सेकंड तक, उसके बाद आपने उसे क्या किया, नीचे रख दिया
और डायनेमिक में क्या होता है, आप रैप पे वर्क करते हो, मीन्स आपने 10 रैप किए हैं, 20 रैप किए, तो वो आपका डायनेमिक होता है। जो आपका स्टैटिक्स स्ट्रेंथ की हम बात करेंगे, जिसे आप आइसोमेट्रिक भी बोलते हो, जो आपका 1953 में हिटेंगर ने आपको इसे डिस्कवर किया था। हिटेंगर ने इसे 1953 में इसे क्या किया था, आपको डिस्कवर किया था, किसे, स्टैटिक्स स्ट्रेंथ को, जो आपका आइसोमेट्रिक भी बोला जाता है। जो आपका डायनेमिक स्ट्रेंथ है उसे आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बोला जाता है, और आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ को आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। मीन्स इसमें कोई भी मोमेंट विजुअल नहीं होंगे। मेथड टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, क्या मेथड क्या क्या होते हैं आपकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। इसमें सबसे पहले आपका जो मेथड होता है वो आपका आइसोमेट्रिक, आइसोकेनेटिक, आइसोटोनिक, ये 3 मेथड होते हैं जिससे आप स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकते हो। जो आइसोमेट्रिक होता है इसमें आपका स्ट्रेंथ लगी होती है, लेकिन आपका कोई भी मसल्स का मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई विजुअल मूवमेंट आपको नहीं देखने के लिए मिलता। इसका एग्जांपल है, जैसे आप दीवार को धकेल रहे हो, या आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी, किसी डंबल को ऐसे पकड़ के आप खड़े हुए हो, लेकिन ये जो आपका हैंड्स है इसमें कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा, आइसोमेट्रिक आपका होगा। आइसोटोनिक में क्या होता है, आप रैप करते हो, मीन्स आप डंबल से ऐसे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। मीन्स आपकी जो मसल्स में क्या हो रहे हैं वो आपकी विजुअल हो रहे हैं, जो मूवमेंट है वो क्या है, आपके विजुअल है। आइसोकेनेटिक जो आपका होता है उसमें जो आप एक्सरसाइज करते हो वो किसी मशीनरी के थ्रू करते हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप किसी ट्रेडमिल पर रनिंग कर रहे हो। एंडोरेंस एबिलिटी होती है जिसमें आप एक्टिविटी एंड एक्ट अगेन फटीक, या आप ये भी कह सकते हो फटीक में रह के भी जब आप एक्सरसाइज करते हो लंबे समय तक, उसे ही आप क्या कहते हो, एंडोरेंस कहते हो। एंडोरेंस को आप डिवाइड कर सकते हो 2 टाइप में, एक होता है नेचर ऑफ एक्टिविटी में और दूसरा ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी में। जो नेचर ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है वो 3 पार्ट में किया गया है। एक होता है बेसिक एंडोरेंस, दूसरा होता है जर्नल एंडोरेंस, और तीसरा आपका होता है स्पेसिफाई एंडोरेंस। जो आपका जर्नल या बेसिक एंडोरेंस होता है वो सोलो पेस पर और लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है। मीन्स आप 30 मिनट तक कोई एक्टिविटी कर रहे हो और लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक आपने एक्टिविटी की, लेकिन जो आपकी पेस होगी वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। जैसे आप मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करते हो, ये इसका एग्जाम्पल। जो आपका जर्नल एंडोरेंस होता है वो आपका लो और हाई इंटेंसिटी पर होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक होता है। मीन्स उसे आप तेजी से भी करते हो रनिंग, जैसे आप मॉर्निंग टाइम में रनिंग करते हो तो वो आपका जर्नल एंडोरेंस हो सकता है। स्पेसिफिक एंडोरेंस होता है जिसे आप पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स के लिए करते हो, जैसे क्रिकेट में के लिए या फुटबॉल के लिए कोई एंडोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अलग अलग एंडोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए जब आप प्रिपरेशन करते हो, जैसे आपको फुटबॉल में ज़्यादा समय तक भागना पड़ता है, तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो वो क्या होता है कि स्पेसिफिक एंडोरेंस होता है। इसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। मीन्स आप एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो एंडोरेंस को डिवाइड करते हो। इसमें आपका आता है, सबसे पहले आता है स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस मीन्स 0 से 45 सेकंड तक ये चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी 100 मीटर रनिंग में स्पीड एंडोरेंस की आपको रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस में जो कम समय के लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपको 45 सेकंड से 2 मिनट तक जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है 200 मीटर रनिंग या 400 मीटर रनिंग। मिड टर्म एंडोरेंस, मिड टर्म एंडोरेंस जो होता है आपका 2 मिनट से 11 मिनट तक चलता है। ये आपका 300 मीटर रनिंग या आपका
100 मीटर रनिंग इनके लिए यूज किया जा सकता है, या आपका 800 मीटर रनिंग को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस वो होते हैं जिसमें आपको जो एंडोरेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो लंबे समय तक होती है। मीन्स आपका 10 किलोमीटर रनिंग या आपका मैराथन या हाफ मैराथन रनिंग, उसमें आपके लॉन्ग टर्म एंडोरेंस के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद आपका जो आता है कि फैक्टर इफेक्टिंग एंडोरेंस, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो आपके एंडोरेंस को इफेक्ट करते हैं। पहला होता है एरोबिक कैपेसिटी, मीन्स आपकी ऑक्सीजन परजेंस में, आप किस ऑक्सीजन परजेंस में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका भी आपको इफेक्ट पड़ता है। मीन्स आप ऐसे एरिया में एक्सरसाइज कर रहे हो जहाँ पर, या आप ट्रेनिंग करो जहाँ पर आपका जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ख़राब है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी और वहाँ पे आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। या एरोबिक कैपेसिटी होती है जो आपकी वेट लिफ्टिंग में यूज होती है, वहाँ पे भी आप कितने समय तक वेट उठा सकते हो, ये आपका एरोबिक कैपेसिटी है। एनाएरोबिक कैपेसिटी होता है, मीन्स वहाँ पे आपको ऑक्सीजन या इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें जो आपकी मसल्स की जो कैपेसिटी होती है वो चेक की जाती है। इसके बाद मूवमेंट इकोनॉमी, मीन्स आप ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट कर सको और अपनी कम से कम कैलोरी को यूज कर वही क्या होता है आपका मूवमेंट इकोनॉमी। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है कि जब आपका जो माइंड होता है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हर चीज़ में, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने में भी, आपका एंडोरेंस बढ़ाने में भी, और आपका कोई भी आपका फिजियोलॉजिकल फैक्टर है उन्हें इम्प्रूव जो करेगा वो आपका ब्रेन सबसे पहले करेगा। जब आप पहले हार मान जाओगे तो आपका ये इम्प्रूव नहीं होगा, और आप लेट तक हार नहीं मानते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसके बाद आता है कि ऐसे मेथड क्या है जो आपके इन्हें इम्प्रूव करते हैं। तो आपके इसमें आता है कंटिन्यू मेथड ट्रेनिंग जो आपका EVR करने से डेवलप किया था। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो आपका मिड सेशन में यूज किया जाता है, जो आप एक्सरसाइज जब करते हो ये मिड सेशन में जब आपका कंपटीशन आसपास नहीं होता तो उस टाइम पर आपका इंटरवल मेथड जो होता है वो यूज किया जाता है, जो आपका हेनिस रेंडल ने इसे डिस्कवर किया था। फाटलक ट्रेनिंग जो आपका गोस्टा होलमर्क ने इसे डिस्कवर किया था, जो आपकी स्पीड प्ले भी इसे बोला जाता है। इसमें आपका क्या होता है, इसे नेचर के थ्रू आप करते हो, इसमें जो आपका ट्रैक होता है वो प्रोवाइड नहीं होता, आपको जंगलों में दौड़ना पड़ता है, नदियों को पार करते हुए दौड़ना पड़ता है, तो आप इसे स्पीड ट्रेनिंग या स्वीडन मेथड भी बोल सकते हो। ये आपका नोट ए पार्टिसिपेंट, मीन्स उस टाइम पे किया जाता है जिस टाइम का जो कंपटीशन हो वो आपका आसपास भी नहीं होता। जो कंटिन्यू मेथड है उस टाइम पे किया जाएगा जब कंपटीशन आपका पास हो। इंटरवल ट्रेनिंग आपकी उस टाइम पे की जाएगी जो कंपटीशन थोड़ी दूर है लेकिन आपको डेट अनाउंस हो चुकी है। जो आपका फाटलैक ट्रेनिंग है वो आपका ऑफ सीजन में किया जाता है, मीन्स आपका जो कंपटीशन है उसकी डेट वगैरह कोई अनाउंस नहीं है और आप अपने एंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करना ही आपकी क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। आपके मूवमेंट की जो मूवमेंट करते हो वो जितने फास्ट होगे वो उतनी आपके फास्ट स्पीड होगी। टाइप ऑफ स्पीड इसमें आपका आता है रिएक्शन, आपका रिएक्शन स्पीड, एक्सेलरेशन स्पीड, मूवमेंट स्पीड, लोकोमोटर एबिलिटी एंड स्पीड एंडोरेंस। जो आपके 12th के सिलेबस में है वो आपका रिएक्शन स्पीड, मूवमेंट स्पीड और एक्सेलरेशन है। जो इसमें रिएक्शन होता है, रिएक्शन स्पीड जो होती है वो आपके रिएक्ट करने का जो टाइम होता है वो होता है, मीन्स आपको कोई सिग्नल मिला और उस सिग्नल मिलने के बाद आप कितने फास्ट रिएक्ट करते हो, वही क्या होती है आपकी रिएक्शन स्पीड। जो रिएक्शन होता है वो दो टाइप का होता है, आपका सिंपल रिएक्शन जिसमें आपको सिग्नल का पता होता है और उसके बाद आप रिएक्ट करते हो। दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्टिव जिसमें आपको सिग्नल का पता नहीं होता और उसके बाद आप रिएक्ट करते हो, मीन्स आप रोड पे चलते जा रहे हो और वो पीछे से कोई हॉर्न बजाता है और उसके बाद आप रिएक्ट करते हो, वो क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्सिव रिएक्शन। इसके बाद आपका आता है एक्सेलरेशन एबिलिटी, मीन्स जब आप रनिंग स्टार्ट करते हो
तो आप जीरो से स्टार्ट करते हो और अपनी मैक्सिमम स्पीड तक जाते हो। उस मैक्सिमम स्पीड तक जाना, जो आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, वही क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है। इसके बाद आपका आता है मूवमेंट स्पीड। मीन्स आप मूवमेंट के साथ जो आपका होता है वो स्पीड, मीन्स आपके जो बॉडी मूवमेंट है वो कितनी फास्ट मूव कर रहे हैं, वही क्या होगा, आपका स्पीड होगा। इसके बाद आता है लोकोमोटर एबिलिटी। लोकोमोटर एबिलिटी होता है मीन्स आप मैक्सिमम स्पीड पर चले गए, एक्सेलरेशन ने आपको मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचा दिया। अब उस स्पीड को आप मेंटेन कितनी देर तक रख सकते हो, वही क्या होता है, आपका लोकोमोटर एबिलिटी। इसके बाद आता है स्पीड एंडोरेंस। मीन्स आप स्पीड के साथ कितने समय तक दौड़ सकते हो, वही क्या होता है, आपका स्पीड एंडोरेंस। तो स्पीड को इंक्रीज करने के जो आपके मेथड होते हैं कि आपको स्पीड बढ़ानी है, तो उसके जो मेथड होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इसमें एक्सेलरेशन और आपका पेस रन। मीन्स आप एक्सेलरेशन रनिंग में क्या करते हो कि आप रनिंग करते हो, छोटी रनिंग करते हो, जैसे 50 मीटर रनिंग करते हो, उसमें आपने 50 मीटर रनिंग की, वहाँ से चल के आए, फिर आपने दौड़ किया, फिर चल के आए और फिर आपने दौड़ किया, ये होता है आपका एक्सेलरेशन। पेस रनिंग वो होती है जिसमें आप एक पेस के साथ ही रनिंग करते रहते हो, ये ही आपके स्पीड को इंक्रीज करने के मेथड होते हैं। ऑफ जॉइंट मीन्स आपकी जॉइंट की मैक्सिमम रेंज तक मूवमेंट करने की जो कैपेसिटी होती है, वही क्या होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो टाइप कितने होते हैं या कितने टाइप की होती है, वो दो टाइप की होती है। इसमें आपका एक्टिव और पैसिव। जो आपका एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें क्या होगा, आपका मीन्स आपका कोई भी पर्सन आपके पास नहीं होगा और आपको अकेले ही क्या करना होता है, अपने जॉइंट्स को मूव करना होता है। डायनेमिक जो आपका पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पैसिव में आपका पास होता है और उसमें क्या करते हैं, आपका कोई सेकंड पर्सन आपकी हेल्प करता है जॉइंट्स को मूव कराने के लिए। जो आपका एक्टिव होता है उसमें स्टैटिक्स और डायनेमिक दोनों हो सकती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो दोनों टाइप की हो सकती है, स्टैटिक्स भी और डायनेमिक भी। मीन्स आप अपने मैक्सिमम रेंज तक ले जा रहे हो और उसे मूव करा रहे हो, तो वो आपका डायनेमिक होगी, और उसे उसी पोजीशन में आप होल्ड कर रहे हो तो वो क्या होगी, आपकी स्टैटिक्स होगी। जो इसे इंक्रीज करने के जो मेथड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करने के जो मेथड होते हैं, उसमें इसमें बैलिस्टिक मेथड होता है जो आपका रिदम के साथ होता है। मीन्स इसमें आप जो अपने जॉइंट्स को मूव कराते हो वो रिदम के साथ मूव कराते हो। स्टैटिक स्ट्रेंथ होता है, मीन्स आप किसी भी पोजीशन में अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज तक ले जाकर उस पोजीशन में क्या करते हो, उसे होल्ड करते हो अपनी बॉडी को। डायनेमिक स्ट्रेंथ मेथड होता है, मीन्स आप उसे रैपिडली डायनेमिक फॉर्म में हो, मीन्स मूव करा रहे हो, अपनी मैक्सिमम रेंज तक ले जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, मैक्सिमम रेंज तक ले जा रहे हो और फिर वापस आ रहे हो। ये आपका क्या होता है, डायनेमिक होता है। इसके बाद आपका आता है प्रोपेशनल नर्व मसल्स PNF, जिसे आप मसल कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द स्ट्रेंथ। मीन्स आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक अपने जॉइंट्स को ले गए और उसके बाद जो आपका कॉन्ट्रैक्शन कराया जाता है वही क्या कहलाता है, आपका PNF। जो आपका न्यूरोमस्कुलर होता है, जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं इसी का यूज करते हैं और इसी मेथड का यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, जो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होती है ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स पर और आपके स्केलेटल जो मसल्स होती है उन पे डिपेंड होती है। उनके जो बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे ही आप कोऑर्डिनेशन एबिलिटी कहते हो। इसमें आपकी बैलेंस एबिलिटी आती है और आपकी रिदम एबिलिटी आती है। बैलेंस मीन्स आप अपने बैलेंस को कैसे मेंटेन रखते हो, आपका ब्रेन उसमें यूज होगा, आपकी मसल, और रिदम के साथ जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो तो ये ही आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी होती है।
इसमें आपका बैलेंस, रिदम, रिएक्शन, आपका एडेप्टेशन, कपलिंग, ये सभी इसके अंदर आपकी आती है जो आपके यूज की जाती है